Good morning, children. Today we are going to start with the third chapter in the first unit of Indian Economic Development, Agriculture from 1947 to 1990. Coming to the features of Indian agriculture. Indian agriculture का जो शेयर है जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में, it has declined from 59% in 1950-51 to 17% in 2013 and 14. द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइन, यानी जीडीपी में पहले 59% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का हुआ करता था, जो अब घट के 17% हो गया है। एम्प्लॉयमेंट में जो शेयर था एग्रीकल्चर का 72%, की हमारी 3/4 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, जो अब घट के 47% हो गई है। और उसका कारण क्या है कि लोग एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर की तरफ चले गए हैं। द नेक्स्ट फीचर इज़ इट इज़ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपेशन। प्राइवेट सेक्टर यानी फार्मर्स ने भी लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, दे बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर, सो इट इज़ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। सबसे पहली प्रॉब्लम है हैवी डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। और ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चरल आउटपुट से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हम देख रहे हैं कि घटा है। सो एग्रीकल्चर डज नॉट कंट्रीब्यूट एज मच टू जीडीपी एज अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर में लगे रहना हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, हम इतने साल बाद भी अपने मीन्स ऑफ इरिगेशन डेवलप नहीं कर पाए और ज़्यादातर खेती हमारी मॉनसून्स के भरोसे होती है, यानी जो बारिश जुलाई के आसपास होती है वो फसलों के लिए अच्छी रहती है और ज़्यादातर किसान उसी बारिश पर डिपेंडेंट होते हैं। एंड इट इज़ अ गैम्बल ऑफ मॉनसून, मतलब बारिश हुई तो फसल अच्छी हुई और अगर नहीं हुई तो फिर फसल बेकार हुई, या फिर फ्लड्स आ गए तो एकदम ही ख़त्म हो गई। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम। Land tenure system means the laws that determine who can hold a piece of land for how long and under what conditions. और बहुत सारे ऐसे हमने लॉज इंट्रोड्यूस किए जिसकी मदद से कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आए, लेकिन फिर भी उन लॉज के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक जो लैंड टेन्योर सिस्टम है वो हमारा डिफेक्टिव है, पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स या फार्म्स, जब ज़मीन बढ़ती है तो फ्रॉम फादर टू सन, अगर 2 बेटे हैं तो 2 टुकड़े, उनके 2 बेटे हैं तो 4 टुकड़े, ऐसे करके ज़मीन का बंटवारा होता चला जाता है। और फिर इंडिविजुअल के पास जो एक ज़मीन मिलती है खेती के लिए, उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो खेती के लिए छोटे साइज़ की लैंड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती, क्योंकि उसमें लेटेस्ट तरीके से खेती नहीं हो पाती। इसीलिए अगर उन्होंने कोई दूसरी ज़मीन खरीदी तो ज़रूरी नहीं है वो पास पास हो, तो इधर से उधर बिखरी हुई प्लॉट्स ऑफ लैंड होती हैं जिनमें वो लेटेस्ट तरीके से खेती नहीं कर पाते। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, ये 2 प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी हैं एग्रीकल्चर के अंदर। एक तो बैंकिंग फैसिलिटी, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सोर्स, बैंकिंग फैसिलिटी ज़्यादातर गांव में नहीं है, जिसकी वजह से आज भी बहुत सारे लोग जो गांव में हैं जो खेती करते हैं वो साहूकार, महाजन, मनी लेंडर्स के चंगुल में फंसे हुए हैं। ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, मंडियां जो हैं उनमें सही तरीके से नापतोल नहीं होता, बहुत धांधलेबाजी होती है क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड मंडियां या मार्केटिंग सिस्टम है। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सो वी हैव टू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। तो 1950 से लेके 1990 तक एग्रीकल्चर के प्रोग्रेस के लिए, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए जो गवर्नमेंट ने किया वो कहलाई एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द प्लान्स। एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ में जो पहला इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट ने कोशिश की वो थी लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें देयर वाज अ चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। गवर्नमेंट ने पहला चेंज क्या लाया कि ज़मींदारों के पास से ज़मीन को लेके और बाकी लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जिनके पास में ज़मीनें नहीं थी। सेपरेटली अगर हम देखें अंडर सेपरेट हेडिंग्स, तो पहला अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब है बिचौलिए। गांव में ज़मींदार, मनी लेंडर, ये बिचौलिए का काम करते थे, जो उसकी फसल खरीद लेते थे कम दामों पे और बाद में मंडी में जाके उसे ऊंची कीमत पर बेचते थे। तो
फार्मर को नुकसान होता था और इनको फ़ायदा होता था ज़मींदार को। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने किया, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। दूसरी चीज़ की लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम साइज ऑफ लैंड विच कैन बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, यानी किसी एक के पास एक सीमा बता दी गई कि इस सीमा से ऊपर की जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी, उसके बदले में गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया। और वो ज़मीनें जो ज़मींदारों के पास थी, बड़ी बड़ी ज़मीनें, उनको बता दिया कि उतनी ज़मीन जितनी की लैंड सीलिंग में फिक्स्ड है वो रख सकते हैं और बाकी उनको गवर्नमेंट को हैंड ओवर करनी पड़ी। और बहुत सारी स्टेट्स में ये वाला जो लॉ था इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो सक्सेस मिला वो ज़्यादातर बस केरला और वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी स्टेट्स में इस लॉ को, लैंड सीलिंग लॉ को, इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि ज़मींदार के पास की ज़मीन होती थी और वो फार्मर से खेती कराते थे। तो जो खेती करता था फार्मर, वो उनका हो जाता था टेनेंट यानी किराएदार। उस किराएदार को वो जब मर्जी निकाल बाहर कर दिया करते थे। और लिखा पढ़ी फार्मर्स को आती नहीं थी, इलिटरेट होते थे, तो उनका बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन होता था। सबसे पहले क्या किया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ फॉर टेनेंट्स, यानी एक समय के से पहले टेनेंट को निकाला नहीं जा सकता। अगर साल भर के लिए उसको कहा गया है कि वो खेती करेगा उस खेत पर, तो साल भर से पहले जो ओनर है वो उसको निकाल नहीं सकता। तो सिक्योरिटी कर दी टेन्योर की, यानी पीरियड की, टेनेंट्स के लिए। रेगुलेशन ऑफ रेंट। थ्रू एक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट्स फिक्स्ड रीजनेबल रेंट विच वॉज इन केस ऑफ बिहार, उड़ीसा 1/4 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। इन केस ऑफ पंजाब इट वॉज 1/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। राजस्थान में 1/6 था। गवर्नमेंट ने फिक्स उतना कर दिया था, उसके ऊपर वो स्टेट्स नहीं ले सकती थी। और ये अलग अलग था भी क्यों, सारी ज़मीनें एक सी फर्टिलिटी उनकी नहीं होती, कोई ज़मीन कम फर्टाइल होती हैं, कोई ज़्यादा होती हैं, उस हिसाब से फार्मर से लैंड रेवेन्यू लिया गया। राइट टू ओनरशिप में क्या क्या चेंजेस किए गए। लॉज वर पास टू मेक टेनेंट्स ओनर्स ऑफ लैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज लॉज वर सक्सेसफुल इन वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड केरला। एक समय से ज़्यादा अगर कोई किराएदार एक ज़मीन पर खेती कर रहा है तो उसको उस ज़मीन का मालिक बनने का भी हक था। ही कुड ऑल्सो बिकम द ओनर ऑफ दैट लैंड। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब ये है, जैसे हमने प्रॉब्लम्स में बताया था कि ज़मीनें काफ़ी बिखरी हुई थी। किसी एक फार्मर के पास एक प्लॉट ऑफ लैंड यहाँ और दूसरा प्लॉट ऑफ लैंड बहुत दूर हुआ करता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, a farmer could purchase a land in one place in lieu of different plots scattered in different places। यानी वो अपने पास की ज़मीन खरीद सकता था और अपने ज़मीन के टुकड़े के बदले, ये कहलाता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। नेक्स्ट लैंड रिफॉर्म वॉज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव फार्मिंग। फार्मिंग डन जॉइंटली बाय फार्मर्स एंड अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, यानी अपने जो खेत थे उनको जोड़ के और उस पर खेती करना मिलजुल के, और जो भी कमाई हो उसको अपने खेत के हिस्से के हिसाब से बांट लेना। दिस इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये, और साथ के साथ लेटेस्ट तरीक़ों से भी खेती की जा सकती थी। नेक्स्ट वी कम टू टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स। टेक्नो रिफॉर्म्स या टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स जिनको हम कहते हैं, उसको हम न्यू पैकेज अप्रोच भी कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये तीन नाम क्यों हैं इसके, क्योंकि एग्रीकल्चर की टेक्निक या टेक्नोलॉजी चेंज हुई। ये एक रिफॉर्म किससे जुड़ा हुआ था कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो। हम अब तक जैसे खेती कर रहे थे, एक नए तरीके से, एक नई टेक्नोलॉजी से हम खेती करें। तो हमने ये जो टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स की, इसको न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल बढ़ा, मशीन्स का इस्तेमाल बढ़ा, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा जो कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करते थे। पहले हम नॉर्मल सीड्स का इस्तेमाल करते थे। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का मतलब क्या था कि उसी खेत में पहले से 2 गुनी 4 गुनी बहुत ज़्यादा पैदावार हो सकती थी, क्योंकि वो सीड्स ही ऐसे थे जिन्हें मिरेकल सीड्स कहा गया कि उनसे ज़्यादा पैदावार होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी। सेम फर्टिलाइजर्स का मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल इंस्टेड ऑफ जो पहले हम गोबर की खाद इस्तेमाल करते थे।
तो उससे फर्टिलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, जो फसलें हमारी इंसेक्ट्स ख़राब कर दिया करते थे, उन पर केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके उन फसलों को बचाया जा सकता था। बेटर मीन्स ऑफ इरिगेशन, पहले हम मॉनसून पर अकेले डिपेंडेंट थे, अब ट्यूबवेल की मदद से हम अपने खेतों में खुद पानी पहुंचा सकते थे। तो ये सारे तरीके क्योंकि नए थे, इसलिए इसको न्यू पैकेज अप्रोच कहा गया, टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स कहा गया या न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी कहा गया। और इसकी मदद से क्योंकि खेती में एक बहुत ज़बरदस्त चेंज आया, द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स, इसलिए इसको कहा जाता है दैट दिस रिजल्टेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन। जनरल रिफॉर्म मीन्स ऑल दोज रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर जिनको हमने अभी तक डिस्कस किया है, उनके अलावा, जैसे एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। 40% लैंड इज़ नाउ हैविंग परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी ट्यूबवेल वगैरह अब 40% ज़्यादा ज़मीनों में देखे जाते हैं, जबकि पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी सिर्फ मॉनसून्स पर। ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस्ड, ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर भी खेती हो पाती है अब विद द हेल्प ऑफ ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स जैसे स्प्रिंकलर्स वगैरह। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, बहुत सारे बैंक्स अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे नए बैंक्स बन गए हैं और जो एग्जिस्टिंग बैंक्स थे उनकी ब्रांचेस भी अब गांव-गांव तक पहुंच पा रही हैं, जिसकी मदद से लोगों को पैसे की ज़रूरत हो वो सारी सुविधाएं बैंक उन्हें प्रोवाइड कर सकता है। इनमें खास तौर पर हम मेंशन करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स। ये 1975 में सेटअप हुए थे और इनका मेन मकसद था कि जहाँ पर बैंक्स नहीं हैं वहाँ पर बैंक्स को सेटअप करना। नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में सेटअप हुआ। जितने भी बैंकिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, चाहे रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू होती है, चाहे कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, चाहे क्रेडिट एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, कोई सी भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनको लुक आफ्टर करता है नाबार्ड, यानी उनकी बैंकिंग नीड्स को समझ के उनको फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है और उनको सुपरवाइज भी करता है। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट्स पर सेटअप, यानी पहले अनऑर्गेनाइज मंडी हुआ करती थी जिनमें जो बाट होते थे उन पर मार्क भी नहीं होता था सही तरीके से, कई बार जो पत्थरों की मदद से सामान को तोला जाता था तो फार्मर को चीट कर लिया जाता था। अब रेगुलेटेड मार्केट्स जिनको जो गवर्नमेंट की देखरेख में मंडियां हैं उनको रेगुलेटेड मार्केट्स कहते हैं। वहाँ पर खास बात क्या है, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, यानी अब गवर्नमेंट जिनको के ऊपर मार्क लगाती है वही बाट या तोलने की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो एक मनमानी या मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं रहती। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज गिवन फॉर व्हीट एंड राइस को, तो फार्मर को सपोर्ट करने के लिए कई बार गवर्नमेंट एक प्राइस डिसाइड करती है कि फार्मर की फसल इस प्राइस से नीचे नहीं बिकेगी। फॉर एग्जाम्पल व्हीट और राइस के केस में अगर फसल अच्छी हुई तो सप्लाई बढ़ जाती है व्हीट और राइस की मंडियों में, तो जो खरीदने वाले हैं चाहते हैं कि कम से कम कीमत देके व्हीट और राइस को खरीद लें, तो ऐसे में फार्मर को नुकसान है। ऐसे में गवर्नमेंट कहेगी कि इतनी कीमत जितनी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है इतनी कीमत से कम पर गेहूं और चावल नहीं बिकेंगे मार्केट के अंदर। अब अगर उस कीमत पर कोई खरीदने के लिए तैयार है तो खरीदे, अदरवाइज गवर्नमेंट खरीद लेती है और बाकी और भी क्रॉप्स अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर में आ गए हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस वाज सेटअप इन 1965। 1965 में ये जो कमीशन सेटअप किया गया, इसका मकसद ही ये था कि ये डिसाइड हो पाए कि खेती में अलग अलग फसलों में कितनी लागत लगती है और उन्हें किस कीमत पर बिकना चाहिए।